पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मामले में बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को देश से माफी मांगने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केस ट्रांसफर करने से जुड़ी याचिका भी खारिज कर दी और हाईकोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने और उनके बयान ने पूरे देश में आग लगा दी है। टीवी चैनल और नुपुर शर्मा को ऐसे मामले से जुड़े किसी भी एजेंडे को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जो न्यायालय में विचाराधीन है। नुपुर शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने टिप्पणी के लिए माफी मांगी और टिप्पणियों को वापस ले लिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें टीवी पर जाकर देश से माफी मांगनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए उनका बयान ही जिम्मेदार है, जहां एक दर्जी की हत्या कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नुपुर शर्मा को माफी मांगने और बयान वापस लेने में बहुत देर हो गई। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर नुपुर शर्मा को खतरा है या वो सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं। उन्होंने जिस तरह से पूरे देश में भावनाओं को भड़काया है, देश में जो हो रहा है उसके लिए वो अकेले ही जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने क्या किया। शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन कई एफआईआर होने के बावजूद नुपुर शर्मा के खिलाफ अभी तक दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को उनके अहंकार के लिए भी फटकार लगाई और कहा कि क्योंकि वो एक पार्टी की प्रवक्ता हैं और सत्ता उनके सिर पर चढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के वकील को इस मामले में संबंधित हाईकोर्ट के पास जाने का सुझाव दिया। जब नुपुर शर्मा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो जांच में शामिल हो रही हैं और भाग नहीं रही हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां आपके लिए रेड कारपेट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन इस मामले में आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करता, जो आपके दबदबे को दिखाता है। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित बीजेपी नेता नुपुर शर्मा को उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। बड़ी बात यह रही कि विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को देश से माफी मांगने को कहा। महाराष्ट्र में बीते 10 दिनों से ज्यादा चले राजनीतिक शहमात के खेल में आखिरकार बागी गुट उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी से हटाने में कामयाब रहा। गुरुवार को उद्धव ठाकरे के करीबी रहे बागी नेता एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की शपथ ली। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के एक दिन बाद संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। संजय राउत ने कहा कि मैं शिंदे को शिवसैनिक नहीं मानता और बीजेपी ने शिवसैनिक को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ने का प्लान बनाया था। संजय राउत ने शुक्रवार की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नई सरकार अच्छा काम करे, यही शुभकामना है। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर भी हमला किया और कहा कि एकनाथ को शिवसैनिक नहीं मानता। उन्होंने ईडी समन को लेकर कहा कि वे आज पेश होंगे। राउत ने सवाल उठाते हुए कहा कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, यह हम सब जान रहे हैं। शिवसेना नेता और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि आपातकाल में भी ऐसा नहीं हुआ था जैसा बीजेपी राज्य में आज ईडी कर रही है। शिवसेना को कोई तोड़ने की कितनी भी कोशिश करे, शिवसैनिकों का संगठन कभी कमजोर नहीं होगा। उन्होंने मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि एकनाथ और बीजेपी ने पहले ही डील कर ली थी। महंगाई और बेरोजगारी राज्य का प्रश्न है, टूट फूट की घटना पुरानी बात हो गई है। बीजेपी भी हाई कमांड के आदेश पर चलती है। इससे पहले संजय राउत ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि मैं आज दोपहर 12 बजे ईडी के सामने पेश होने जा रहा हूं। मुझे जारी किए गए समन का मैं सम्मान करता हूं और जांच एजेंसी का सहयोग करना मेरा कर्तव्य है। मैं सभी शिवसैनिक कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वो ईडी दफ्तर के बाहर जमा ना हो, चिंता मत करिए। गौरतलब है कि गुरुवार को शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जबकि देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन महाराष्ट्र में जारी सियासी ड्रामा अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है। शुक्रवार को शिवसेना बागी विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन वहां से उनको राहत नहीं मिली। शिवसेना के उद्धव खेमे ने मांग उठाई कि सुप्रीम कोर्ट इन 16 विधायकों को सस्पेंड करे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर 11 जुलाई को ही सुनवाई करेंगे, तब महाराष्ट्र से संबंधित अर्जियों पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने लगाई थी।
उद्धव खेमे ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट विधायकों की अयोग्यता पर फैसला न दे तब तक विधानसभा में नई सरकार के बहुमत परीक्षण पर रोक लगाई जाए। सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले सोमवार को दिए गए आदेश की दुहाई भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई तक यथास्थिति बहाल रखने को कहा था, लेकिन वहां नई सरकार ने शपथ ली है। आस्था का ये हुजूम जगन्नाथ रथ यात्रा का है। भक्ति रस में डूबे भक्त जगन्नाथ भगवान की आराधना में सराबोर है। जी हाँ, आज से उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो गई है, जिसे काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली तो जा रही थी, लेकिन कोरोना की वजह से उतने धूमधाम से रथ यात्रा का उत्सव नहीं मनाया जा रहा था। मगर इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे जोर शोर से और पारंपरिक तौर तरीकों से निकाली जा रही है। इस रथ यात्रा को पुरी रथ यात्रा और रथ महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। पुरी रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जिनको भगवान विष्णु के अवतारों में से एक माना जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा के शुभ मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, रथ यात्रा के विशेष दिन की बधाई। हम भगवान जगन्नाथ से उनके निरंतर आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। हम सभी को अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां मिले। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। इस साल पूरी भव्यता और उत्साह के साथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। जगन्नाथ मंदिर से 3 सजे धजे रथ रवाना होते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ प्रभु का रथ होता है। इस रथ यात्रा को देखने के लिए हर साल 10 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री आते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस रथ यात्रा में हिस्सा लेता है वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। उनके रथ पर भगवान जगन्नाथ की एक झलक बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस त्योहार को घोसा यात्रा, दशावतार यात्रा, नवादिना यात्रा या गुंडीचा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इस साल रथ यात्रा का समापन 12 जुलाई को होगा। भगवान का रथ खींचकर पुण्य कमाने की लालसा में लाखों भक्त पुरी धाम पहुंच चुके हैं। रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नए महीने की शुरुआत के साथ आम लोगों के लिए सुकून भरी खबर आई है। जी हां, महंगाई की तगड़ी मार के बीच देश की जनता को महंगाई से बड़ी राहत मिली है। तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में बड़ी कटौती कर दी है। आज से एलपीजी सिलेंडर 198 रुपए सस्ता हो गया है। ये कटौती 1 जुलाई से 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर में की गई है। यानी कि आज से होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट्स और किचन चलाने वाले लोगों को अब 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए 198 रुपए कम देने होंगे। आज के नए रेट की बात करें तो 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल सिलेंडर अब दिल्ली में 2021 रुपए का मिलेगा, जो कि पहले 2219 रुपए का था। इससे पहले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 1 जून को 135 रुपए की गिरावट की गई थी। कोलकाता में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो यहाँ 2322 रुपए से घटकर 2140 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। मुंबई में 2171 रुपए 50 पैसे से घटकर 1981 रुपए में कॉमर्शियल सिलेंडर मिलेगा। चेन्नई में 2373 रुपए से घटकर 2186 रुपए कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत हो गई है। हालांकि तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम कम जरूर किए हैं, लेकिन घरेलू सिलेंडर के दाम में किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी है। घरेलू सिलेंडर के दाम दिल्ली में 1003 रुपए है। तेल कंपनियों की तरफ से दी गई इस राहत का असर
आने वाले समय में महंगाई पर दिख सकता है। इससे पहले 1 जून को कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 135 रुपए की गिरावट की गई थी। ऐसे में पिछले 1 महीने के भीतर कमर्शियल सिलेंडर के दाम 300 रुपए से ज्यादा कम किए गए हैं। मई महीने में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़कर अपने रिकॉर्ड स्तर 2354 रुपए पर पहुंच गए थे। ताज्जुब की बात है कि घरेलू सिलेंडर में आखिरी बार 19 मई को बदलाव किया गया था। उसके बाद से घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं मई में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट 2 बार घटाए गए थे। घरेलू सिलेंडर के रेट में 7 मई को 50 रुपए का इजाफा किया गया था। वहीं 19 मई को 3.5 रुपए बढ़ाए गए थे, लेकिन फिर कीमतों में कोई कटौती नहीं की गई है। सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया गया था। ये सब्सिडी साल में 12 सिलेंडर पर ही दी जाएगी। सरकार के इस ऐलान से 9 करोड़ उपभोक्ताओं को इसका फायदा होगा। भारत में पिछले कुछ हफ्तों से रोजाना कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 17,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है। इस बीच कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में 23 लोगों की मौतें दर्ज की गई हैं। कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। भारत में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,07,179 हो गई है। बीते एक दिन पहले कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 1,04,555 थी। डराने वाली बात पॉजिटिविटी रेट को लेकर है, जो 3.40% तक पहुंच चुकी है। बता दें कि भारत में अब तक कोरोना की वजह से 5,25,142 लोग मारे जा चुके हैं। इसी के साथ कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,34,69,234 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 17,070 नए केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में सक्रिय कोविड केस 2,634 बढ़े हैं। इसी के साथ बीते एक दिन में कोरोना से 14,413 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद कुल रिकवरी की संख्या 4,28,36,906 है। राहत की बात यह है कि देश में कोरोना के कुल रिकवरी रेट 98.55% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सक्रिय मामलों में कुल संक्रमण का 0.24% शामिल है। वहीं देश में कोरोना वैक्सीनेशन प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। बीते 24 घंटे में 11,67,503 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है, जिसके बाद देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 197,74,71,041 हो गया है। कोरोना के मामले जिन राज्यों में सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं, उनमें महाराष्ट्र टॉप पर है। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना के 3,640 नए मामले सामने आने के साथ ही 3 मरीजों की मौत हो गई। वहीं तमिलनाडु में गुरुवार को कोरोना के 2,069 मामले सामने आए। तमिलनाडु की तरह पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामलों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इस वायरस से सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड पर है। लगातार स्थिति की निगरानी की जा रही है। राज्य सरकारें भी राज्य में एक डेवलपमेंट पर नजर टिकाए बैठी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।